मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं का आज जो है 4.4 एक रेखा। हम लोगों को क्या पढ़ना है? 4.4 एक रेखा। अब देखा जाए क्या है। एक रेखा क्या है, इसको हम लोग देखें। ये कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड ए बी को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। जैसे यह ए हो गया और यह बी हो गया, ये हम लोग खींचे हैं मान लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि ए की दिशा में इसको आप बढ़ाते चले जाइए, बी की दिशा में इसको आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक, मैंने बढ़ा लिया। फिर क्या कह रहे हैं? आपको रेखा का एक उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। यह तो हमको रेखा का एक उदाहरण मिल गया, यह भी रेखा का उदाहरण मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया। अब ये कह रहे हैं आपको एक रेखा का उदाहरण प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमको मिल गया। ठीक, क्या आप सोचते हैं कि आप कागज़ पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? जी नहीं। किसी भी कागज़ के पन्ने पर, किसी भी ब्लैक बोर्ड पर किसी भी रेखा को पूरा नहीं किया जा सकता। रेखा क्या होती है? अनंत होती है। वह ऐसा नहीं है कि यह रेखा हम लोग खींच देंगे तो अब इसका अंत हो गया। नहीं, इसको और हम लोग आगे बढ़ा देंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे, उसको भी और आगे बढ़ाया जा सकता है। उस रेखा का अंत नहीं है। हाँ, एक रेखा खंड जरूर हम इस पर खींच सकते हैं। जैसे क्या हुआ, यह ए और बी हो गया। जैसे मान लीजिए इसको आपने सी लिखा इस बिंदु को, और यहाँ आपने डी कर दिया। अब इस रेखाखंड सी और डी के मध्य में चाहे एक पार्ट ए और बी भी है, राइट? ए और बी भी है। और रेखा को दर्शाने के लिए ए बी है, आप ऐसे करते हैं। जैसे कोष्टक में हम इसको क्या कहते हैं? बार कोष्टक, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं। मतलब यह रेखाखंड ए और बी, यह रेखाखंड ए और बी को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। रेखा का अनिश्चित रूप से अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर सी और डी कर दिया, कहीं भी कुछ भी कोई बिंदु लिख सकते हैं। बिंदुओं की कोई कमी नहीं है, असंख्य बिंदु होते हैं। जैसे बिंदु की कोई कल्पना नहीं कर सकते, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई नहीं हो सकती, वैसे ही रेखा की न तो कोई मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, पहली बात। और एक चीज़ आगे चल करके आप पढ़ेंगे, प्रत्येक रेखा एक बिंदुओं का समूह होती है। क्या होती है? समूह होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, फिर इसके बगल में बिंदु है, फिर इसके बिंदु है, असंख्य बिंदु हैं जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। एक रेखा बिंदुओं का, असंख्य बिंदुओं की एक क्या है? वह समूह होती है। चाहे वह रेखा सीधी हो, चाहे वक्र हो, चाहे कुछ भी हो। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। अब जैसे हम लोगों को जब पढ़ना है, अब तो यह तर्क भाई असंख्य है, ठीक है असंख्य है, लेकिन हमको पढ़ने के लिए, गणित लगाने के लिए
दो बिंदु हमको लेने ही पड़ेंगे। भले ही इसको इधर कर दीजिए, इसको अधर कर दीजिए, हमसे उससे नहीं मतलब है, वो तो अनंत तक जाएगी। लेकिन दो बिंदु लेकर के, तीन बिंदु लेकर के, चार बिंदु लेकर के जैसे जैसे सवाल की आवश्यकता होगी वैसा हम लोग करेंगे। बिंदु लेकर के हम लोग आगे अपना गणित पढ़ेंगे। हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं, मतलब यही जैसे ए बी हुआ, चाहे सी और डी हुआ, क्या हुआ, एक रेखा को ये सब निरूपित करते हैं, बताते हैं। संलग्न आकृति 4-3 में पी क्यू की है, एक रेखा पी क्यू है। कभी कभी एक रेखा को एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त करते हैं। अब पी क्यू में यह आपके लिए क्या बतला रहे हैं, पी क्यू में क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। रेखा का दिशा कुछ भी हो सकता है, यह समझाने के लिए आपको इन्होंने किया है। इस बिंदु का इन्होंने नाम लिख दिया P, इसका लिख दिया Q। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि यह जैसे हम लोग क्या लिखे, PQ, यह PQ एक लाइन हो गई। इसको कभी कभी दर्शाने के लिए अंग्रेजी के अक्षर L से भी इसको दर्शाया जाता है। ठीक, यह आगे आप चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बस इसको इस ढंग से आप अपने अंतर मन में उतार लीजिए कि हमको यह रेखा की एक कल्पना इस प्रकार की होती है। अब है आपका पॉइंट 4.5 प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या कह रहे हैं, संलग्न आकृति 4.4 को देखिए। पहले मैं पढ़ ले रहा हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ कि क्या ये कह रहे हैं हम लोगों को करने के लिए। L1 और L2 दर्शाई गई हैं, दो रेखाएं L1 और L2 दर्शाई गई हैं। ये दोनों रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं। बहुत बढ़िया। हम कहते हैं कि L1 L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला का X, परस्पर काटती हुई सड़कें, तमाम चीज़ें हैं। उदाहरण अनेकों हैं, घनेरों हैं, जिसके हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस जीवन में, इस दुनिया में। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, पहले तो छोड़ दीजिए L1 L2। प्रतिच्छेदी रेखा सबसे बड़ी बात यह है, जब दो सीधी रेखाएं, वक्र रेखा भी हो सकती है, लेकिन हमारे गणित का विषय वह नहीं है। हमारे गणित का विषय सरल रेखा है। जब दो सरल रेखाएं, जैसे मान लीजिए यह सरल रेखा, इसको और मैं दूसरे तरह से ये कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक A और B एक सरल रेखा है, और जब दूसरी सरल रेखा इसको यहाँ काटती है, मान लीजिए यह C और D है, क्या है, C और D है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहाँ मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। इसको आप O कह सकते हैं, C कह सकते हैं, चाहे जो मन में आवे सो नाम रखिए। इसको क ख लिखिए, ग घ रखिए, इसको म रख लिखिए, कहीं कोई नाम कुछ भी लिख सकते हैं। नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, इसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये दो रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, यह इनका प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। अब इसको समझाने के लिए इन्होंने ऐसे किया है, रेखा ऐसे कर दिया ABCD। ठीक, इसको इन्होंने L1 नाम दे दिया, L1, और इसको इन्होंने L2 कर दिया। ठीक, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, AB और CD को क्या लिख सकते हैं, CD, रेखा CD, रेखा AB। अब AB को
ए बी न लिख करके और ऐसे न करके इन्होंने केवल L1 से शुरू मतलब मार्क किया है। वैसे ही C और D को इन्होंने L2 के रूप में मार्क किया है। तो कुछ भी आप कीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर है। बस प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के विषय में आप समझ गए। अब ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ये दे रहे हैं कि आपकी पुस्तक, चाहे आपकी कॉपी, ये है आपकी कॉपी हुई, तो आपकी कॉपी मान लीजिए यह उसकी लंबाई हो गई और ये उसकी चौड़ाई हुई। यहाँ आकर के तो मिल रहे हैं ना, यहाँ आकर के मिल रहे हैं, तो ये जहाँ मिल रहे हैं इसको भी प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग कह सकते हैं, इसको भी प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं, इसे भी प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं और इसे भी प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। फिर आपकी अंग्रेजी का X क्या है? यह प्रतिच्छेद बिंदु है। आपकी अंग्रेजी का अक्षर L, इस रेखा और इस रेखा के लिए यह प्रतिच्छेद बिंदु है। क्यों? ये और ये यहाँ पर आकर के दो रेखाएं मिल रही हैं। फिर चौराहा, सड़क का चौराहा, ये जैसे सड़क हुआ, ये चौराहा हुआ। थोड़ा प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिच्छेद चौराहा कह लीजिए। यहाँ चौराहा तो छोटा होता नहीं, बड़ा होता है। तो ये दो सड़कें एक दूसरे को जहाँ मिल रही हैं, दो सड़कों का यह क्या हुआ? प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। मैं समझता हूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु के विषय में आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्मों के कुछ और उदाहरण ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इन्हें कीजिए। अब है इन्हें कीजिए। अभी क्या करना है ये आगे बतला रहे हैं, देखा जाए। एक कागज़ लीजिए, इसे 2 बार मोड़िए और मोड़ के निशान बनाइए। जब कागज़ को मोड़ेंगे थोड़ा ऐसे कर देंगे तो निशान बन जाएगा, ताकि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो सकें। ठीक? क्या 2 रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? अब देखिए, जैसे आपने एक कागज़ लिया, ऐसे आपने इसको ऐसे मोड़ दिया, एक निशान ये बन गया है आपका। ठीक? फिर इसको लेकर के आपने ऐसे मोड़ दिया तो एक निशान ये बन गया। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या 2 रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? कतई नहीं कर सकती। क्यों? ये हुआ और ये हुआ। यदि यहाँ चाहे यहाँ यदि प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी तो यहाँ भी हमको एक मोड़ करना पड़ेगा, यहाँ भी एक मोड़ करना पड़ेगा। अतः 2 रेखाएं एक दूसरे को, 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। राइट? 2 सरल रेखाएं, कोई भी सरल रेखा हो बेटा, जैसे मान लीजिए उसको पन्ने को छोड़िए, यह रेखा हुई और यह रेखा हुई, क्या हुआ? यहाँ ही ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी। मतलब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? हाँ, जरूर कर सकती हैं। जैसे ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर क्या हुआ? हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, फिर ऐसे मिला सकते हैं। एक बिंदु पर तमाम रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। सरल रेखाएं, सरल रेखा मीन्स सीधी रेखा। एक बिंदु पर कई सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं एक बिंदु पर। राइट? अब
समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं आगे हम लोगों को पढ़ना है समांतर रेखाएं 4.5 4.6 नॉट 5। समांतर रेखा सामान्य ढंग से पहले मैं आपको बता दूं, फिर आपकी किताब पढ़ूंगा। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो हमेशा, उसको अनंत तक आप खींचिए, उन रेखाओं को अनंत तक खींच करके लेकर जाइए, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। कहीं भी, जैसे दो समांतर रेखा मतलब वो रेखाएं जो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर खींची गई होती हैं। उसकी दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, चाहे यह, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी कल्पना कर लीजिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव एक समान रहती है, बराबर रहती है। जैसे प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं रेलवे लाइन, क्या रेलवे लाइन एक दूसरे से सट जाती है? नहीं सटती है। वह दूरी हमेशा उनके बीच की जो दूरी है क्या रहती है? बराबर रहती है। सड़क के दो किनारे, दाहिना किनारा और बायां किनारा, ऐसा नहीं ना होता है कि आपकी सड़क इस ढंग की हो, ऐसे जा रही हो सड़क एक किनारा और दूसरा किनारा ऐसे जा रहा हो। नहीं, जब सड़क हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है? सड़क के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। हमारे किताब की लंबाई चौड़ाई क्या है? जैसे हमारी कॉपी है, एक किनारा ऐसे है तो दूसरा किनारा ऐसे है। ऐसा नहीं ना होता है कि हमारी कॉपी ऐसे हो जाए। ऐसे यदि कॉपी रहेगी, एक जगह थोड़ा मोटा, दूसरे जगह थोड़ा पतला, तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं लेंगे। हमारी किताब क्या है? हमेशा ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या होता है? हमेशा जो है उसकी जो चौड़ाई जैसे है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसकी ऊंचाई यदि 15 सेंटीमीटर है लंबाई, तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। यह किनारा भी 15 सेंटीमीटर रहेगा और ये किनारा भी 15 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। तो और ये क्या दे रहे हैं? जैसे चारपाई हुई, चारपाई का भी उदाहरण दे रहे हैं। चारपाई का, चौकी का इन्होंने उदाहरण दिया है। इसको इन्होंने ऐसे खींचा है, ये, और फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यह जो है हमारी चौकी हो गई, हमारा बेड हो गया, चारपाई हो गई, कुछ भी हो गया, चाहे टेबल हो गया। यह और यह दोनों सट नहीं सकते। वैसे ही ये और ये दोनों नहीं सट जाएंगे। जब सटेंगे तो क्या होगा? इसका रूप चौकी का नहीं रहेगा, टेबल का नहीं रहेगा, बेड का नहीं रहेगा, वह बेढब्बा हो जाएगा। अतः दो सिरे हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। बनाते समय बढ़ई जो है वह स्केल ले करके, फीता ले करके निशान बनाता है कि इस लकड़ी को यहाँ से यहाँ काटूंगा, यहाँ से यहाँ काटूंगा। यह उसकी लंबाई के लिए हो गया। चौड़ाई के लिए 5 फीट चौड़ाई सिरहाने, तो 5 फीट चौड़ाई जो है पैर की तरफ। मतलब एकदम जिसे लंबाई वाला जो लेता है वह भी एक समान दूरी पर होता है। ये कहीं सटते नहीं, किनारे उसके कभी सटते नहीं। चारपाई हो, चौकी हो, बेड हो, चाहे कुछ भी हो, एक दूरी हमेशा बराबर रहती है।
उसको क्या कहते हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं मतलब बराबर एक दूसरे से हमेशा दूरी पर रहती हैं। यदि थोड़ा सा भी कम चाहे ज़्यादा हो जाए तो बेड का, टेबल का, चौकी का आकार क्या हो जाएगा, बेढंगा हो जाएगा, बेढब्बा हो जाएगा, जिसको हम और आप लाइक नहीं करेंगे। फिर समांतर रेखाओं की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, वह अभी देख रहा हूं कि आपके उसमें नहीं होगा। फिर समांतर रेखाओं में हमारा स्केल है, स्केल। यह मान लीजिए स्केल हो गया, ठीक, ये स्केल हो गया, इस पर जो निशान बने हैं। और क्या है, यह किनारा और यह किनारा हमेशा क्या रहते हैं, बराबर दूरी पर रहते हैं। कभी कोई आपने स्केल नहीं लिया होगा जो कि इस आकार का हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लिए और बढ़ कर के ऐसा हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए, नहीं, क्यों, यह स्केल तब नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कि बेकारी स्केल है, वो स्केल की परिभाषा में नहीं आएगा। नापने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, उसकी बात मैं नहीं करता। तो यहाँ ये कर रहे हैं, अब आपकी किताब लेकर के मैं देख लूँ क्या कर रहे हैं, आपको क्या हमें बताना है। आइए, आकृति 4.6 में दर्शाई गई मेज को देखें, ठीक है। ऊपरी सिरा ABCD सपाट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु देख पा रहे हैं? क्या यहाँ प्रतिच्छेद रेखाएं हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं तो वही है जो कॉर्नर है। हाँ, AB और BC, AB और BC बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, मैंने उसको मिटा दिया है, आप अपनी किताब में देखिए जहाँ मिल रही हैं वो क्या हुआ, प्रतिच्छेद कहाँ करती हैं, B पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन सी रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती हैं? तो A पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है BA, DA और HA, पाया जहाँ होता है, ठीक। कौन सी रेखाएं C पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसको भी आप अपने चित्र से जान लीजिए। क्या रेखाएं AD और CD पर प्रतिच्छेद करती हैं? रेखाएं AD और CD, AD और CD, हाँ, A ऐसे है और CD यहाँ जाकर के D बिंदु पर मिल रहा है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आपने देखा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ पर कुछ रेखाएं हैं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, जरूर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कौन कौन सा है भाई? AD है, BC है, फिर BG है, CF है, DE है, AH है, ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। जैसे मैं थोड़ा चित्र बना करके इसको फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हम लोगों का बेड, A, B, C और D, यह बेड हो गया। अब देखिए AD आपके टेबल का एक हिस्सा, BA, ये कहाँ मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं A पर। अब इसको भी इन्होंने नाम रखा है, E रखे हैं, H रखे हैं, और क्या इन्होंने रखा है, F और G रखा है, F और G रखे हैं। अब देखिए ये उसके पैर हैं आपके टेबल के, ठीक ना, ये पैर हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर का सिरा क्या है हमारा, यह है। अब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, A और D
सी और डी एक दूसरे से डी बिंदु पर मिल रहे हैं, वैसे ही ए बी और सी बी बी बिंदु पर मिल रहे हैं, फिर बी सी और डी सी सी बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक ना। ये क्या करते हैं, जहाँ मिल रहे हैं मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वह इसकी बात कर रहे हैं। मेज के ऊपरी सिरे पर क्या आप रेखाओं का कोई ऐसा युग्म पाते हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं? हाँ, हम पाते हैं। क्या है, अब इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। क्या है भाई, देखिए, यह सिरा और यह सिरा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। वैसे ही हम लोगों का यह सिरा AD और BC एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करते, लेकिन ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है। और वैसे ही A और B और D और C क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, अतः यह एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऐसी रेखाएं जैसे मेज के ऊपरी सिरे पर हैं, जो ऊपर अभी बताया गया है, जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कही जाती हैं। मतलब अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अभी बेड का उदाहरण दिया, बुक का उदाहरण दिया, चौकी का उदाहरण दिया, उसके जो दाएं बाएं सिरे हुए, ऊपर नीचे वाले सिरे होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, वो आपस में समानांतर होते हैं। ठीक, समानांतर का मैं समझ रहा हूँ कि जैसे रेलवे लाइन है, क्या है भाई, समानांतर है। सड़क के दोनों सिरे क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। नदी, यदि मान लिया जाए, यदि हम लोग कल्पना करें कि एक नदी के हमेशा बीच की दूरी, चौड़ाई उसकी हमेशा बराबर है, नदी के दोनों सिरों के बीच की चौड़ाई हमेशा बराबर है, तो ये भी कहा जा सकता है कि वो दोनों सिरे एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक, समानांतर का मैं समझ रहा हूँ कि अर्थ अब आप लोग समझ गए होंगे। और अंत में मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, दो समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं हैं। दो समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं हैं। क्या नहीं होती हैं? मिलती नहीं हैं। जैसे ये मान लीजिए A और B है, यह C और D है, और यदि एक दूसरे के समानांतर हैं A और B और C और D, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। यदि यहाँ इनकी दूरी 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर रहेगी, यहाँ भी 1 मीटर रहेगी। उनके बीच की चौड़ाई हमेशा दूरी जो है सेम रहेगी। और इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे A समानांतर AB समानांतर CD है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं AB समानांतर CD। ठीक, अब ये बाद में लिखा जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखें फिर क्या कह रहे हैं आपको। देखिए, इन्होंने लिखा है सांकेतिक रूप में AB समानांतर CD। ठीक, AB समानांतर CD, दो खड़ी रेखाएं। और यदि यहाँ पर एक तीसरी रेखा हो गई तो उसका मतलब कुछ और होता है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, यदि दो रेखाएं L1 L2 समानांतर हैं, यदि दो रेखाएं L1 L2 समानांतर हैं, दो रेखाएं L1 और L2 समानांतर हैं, तो लिखते हैं L1 समानांतर दो बड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, बड़ी रेखाएं नहीं, खड़ी रेखाएं L2,
क्या आप नीचे दी आकृति को समांतर रेखाएं बता सकते हैं? जैसे वह आपका स्केल है। फिर क्या है? रेल की पटरी, जिसका उदाहरण हम लोग पीछे लेकर पढ़ चुके हैं। खिड़की की सलाखें, खिड़की की लंबाई चौड़ाई कुछ होती है, लंबाई कुछ होती है। तो खिड़की का निचला सिरा ऊंचे वाले ऊपर वाले सिरे से नहीं मिल सकता, दाएं वाला सिरा बाएं सिरे से नहीं मिल सकता। ये क्या होता है? एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, वह भी समानांतर रेखाओं का एक उदाहरण है। ठीक। अब इसके आगे है किरण। किरण 4.7। किरण के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल हैं। देखिए, बिंदु, रेखा, समानांतर रेखाएं, किरण मीन्स एक रेखा के विषय में होता है। इसका आगे चल करके कुछ अनुप्रयोग है जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। किरण के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल हैं। टॉर्च हम लोग जलाते हैं, क्या जाता है? किरण जाती है। सूर्योदय होता है, क्या होता है? रोशनी आती है, क्या होती है? सूर्य की किरणें। ठीक। किरण की न तो ऊंचाई होती है न चौड़ाई होती है। क्या है? लंबाई तो हो ही जाएगी भाई। किरण सीधी रेखा में जाएगा, किरण मुड़ करके नहीं जाता है। क्या जाता है? सीधी रेखा में किरणें चलती हैं। मुड़ती भी हैं तो वह बहुत बड़े उच्च स्तर की बात है। उस पर आगे चल करके हम लोग, यदि आप साइंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किरणें मुड़ती भी हैं, कैसे मुड़ती हैं उसके विषय वो बात की बात है। एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरणें। लाइट हाउस पहले के ज़माने में सागर के किनारे लाइट हाउस बनाए जाते थे ताकि दूर से नाविक जो है जहाज़ों पर से देख सकें कि वहाँ पर लाइट जल रही है रात में, मतलब कि वह किनारा है, हमको उस दिशा में चलना है। इसलिए लाइट हाउस बनाई जाती थी पुराने ज़माने में सागर के किनारे। टॉर्च से निकली रोशनी, जिसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, फोकस मारता है। क्या कहते हैं? फोकस मार रहा है। वह क्या होती है? किरणें होती हैं, लाइट की किरणें होती हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य का देखे ही हैं, सूर्योदय होने पर क्या होता है? किरण रेखा का एक भाग होता है। क्या होता है? किरण रेखा का एक भाग होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रेखा में न तो चौड़ाई होती है न ऊंचाई होती है, बस हम लोग एक रेखा की कल्पना कर सकते हैं। वह असंख्य बिंदुओं का समूह होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है। जैसे लाइट में जलाते हैं, हम लोग जलाते हैं, हमारी लाइट से वह प्रारंभ होता है। सूर्योदय होता है, सूर्य से रोशनी आती है, किरणें आती हैं, मतलब वह एक प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसे प्रारंभिक बिंदु हम लोग कह सकते हैं। और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, उसका कोई अंत नहीं है। यहाँ दाईं ओर किरण की दी हुई आकृति को देखिए। इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। ए जो प्रारंभिक बिंदु है, मैं बताया ही कि किरण का एक आरंभिक बिंदु होगा, कहीं से न कहीं से किरण प्रारंभ होगी। और P1 जो किरण पर एक अन्य बिंदु है। अब मान लीजिए आपने कल्पना किया किरण का अंत नहीं होता है। आप कहिए कि टॉर्च का फोकस तो बस वहीं तक गया। जी नहीं, टॉर्च से जब हम लोग फोकस मारते हैं, ये हमारा टॉर्च हुआ, ठीक। ये जब टॉर्च से हम लोग फोकस मारते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ तक तो हमको अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इससे जो किरण निकल रही है वह जा कर के धीरे 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 कम होगी। यहाँ यदि आप टॉर्च के नज़दीक देखेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रकाश दिखाई देगा, कुछ दूर और आगे बढ़ेंगे तो वह प्रकाश कुछ कम होगा। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप देख लेते हैं, लेकिन यह कहाँ तक जा रहा है इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सीधी रेखा में वो अनंत तक जाता है, ठीक है। अब इससे जो लाइट निकल रही है, हम ये कह रहे हैं कि एक बिंदु हम लोगों ने P ले लिया। क्या ले लिया? एक बिंदु P ले लिया, जो किरण पर एक बिंदु है। अब सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए क्या कह रहे हैं। यदि PQ एक किरण है, PQ
पी क्यू मान लीजिए एक किरण है, यहाँ भी कह रहे हैं एक किरण है, तो इसका आरंभिक बिंदु क्या है? आरंभिक बिंदु इन्होंने इसको पी कहा है और इसको एक क्यू कह रहे हैं, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु क्या हुआ? पी हुआ। बिंदु क्यू किस किरण पर कहाँ स्थित है? चूँकि किरण एकदम सीधी रेखा में जाती है, अतः क्यू पी क्यू रेखा पर स्थित है, पी क्यू किरण पर स्थित है। क्या हम कह सकते हैं कि क्यू इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है? जी नहीं, क्यू प्रारंभिक बिंदु नहीं है, प्रारंभिक बिंदु पी है। अब ये कह रहे हैं प्रयास कीजिए, सामने दी गई आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टी इन सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु है? अब इन्होंने एक फिगर दिया है, इन्होंने एक चित्र दिया है ऐसे करके, और ये कह रहे हैं ये टी है, यह ए है, ये देखिए किरण है, ठीक ना, ऐसे कर देते हैं, यह बी है, और यहाँ पर एक बिंदु इन्होंने लिया है एन। अब ये कह रहे हैं सामने दी आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो एक किरण क्या हो गई? एक किरण हो जाएगी हमारी टी ए, क्योंकि उसका प्रारंभिक बिंदु है ये ऐसे जा रही है, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा? टी ए और टी बी हो जाएगा, ठीक। क्या टी इन सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु है? हाँ। क्यों भाई? यहीं से प्रारंभ होती है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ठीक, प्रारंभिक बिंदु है। अब संलग्न आकृति 4.9 में एक किरण ओ ए दी है, यह ओ से प्रारंभ होती है और ए से होकर जाती है। ये किरण ऐसे है, ठीक, ओ से प्रारंभ होती है और ए से होकर जाती है, यह ओ है, और इस किरण पर एक बिंदु ए है, फिर ये बी है, और ये यहाँ पर ए है। ये क्या कह रहे हैं? बिंदु बी से होकर जाती है। क्या आप इसे ओ बी भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ओ बी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किरण सीधी रेखा में जाती है। यह जो है बी पर मैंने एक काल्पनिक बिंदु की कल्पना किया है, यह इसी से होकर जाती है। मैं इसको किरण ओ बी भी कह सकता हूँ, जो कि अनंत तक बढ़ाई गई है, चाहे ए तक बढ़ाई गई है। उसकी अनंत यात्रा पर मैंने एक दूसरा पड़ाव क्या लिया है? ए लिया है। यह जैसे किरण ओ ए है, यहाँ तक ही मैंने उसकी कल्पना किया, जबकि अनंत तक जा रही है, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए मैं केवल इस पर एक बिंदु ले रहा हूँ ए, और दूसरा बिंदु बी ले रहा हूँ। तो ओ बी जो है इस रेखा का एक क्या है? पार्ट है। क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? प्रारंभिक बिंदु क्या है उसका? ओ है। अतः जब भी हम लोग लिखेंगे सिधाई के लिए, रेखाखंड के लिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सीधी रेखा हमको दी गई, यहाँ ओ हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ ए हो गया, तो इसको हम लोग चाहे ओ ए लिखें चाहे ए ओ लिखें, वह तो सेम है। लेकिन जहाँ किरण की बात आती है, किरण जहाँ से प्रारंभ होती है वह उसका प्रारंभिक बिंदु होता है, और कहाँ तक जाएगी वह अनंत बिंदु है। हम लोग कुछ बिंदुओं की कल्पना करके उस पर मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है। 5 किरणें खींचे और उनके नामकरण करने की बात करते हैं। अब प्रश्नावली आपकी 4.1 है, मैं अब यहीं इसको रोक रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने समानांतर रेखा के विषय में पढ़ा,
फिर क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु, समानांतर रेखा और किरण के विषय में हम लोग पढ़े। अब यह क्लास आपका यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे